हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि शुक्राणु की गतिशीलता क्या होती है, क्या शुक्राणु मूव भी करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल शुक्राणु मूव करते हैं और शुक्राणु को उसे हम मोटिलिटी रेट कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि शुक्राणु की गतिशीलता क्या होती है, कौन कौन से कारक शुक्राणु की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके शुक्राणु को मूव करने से, शुक्राणु को अंडे तक मिलने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी को कंसीव करने में समस्या आ रही है। तो आज की वीडियो में हम वो फैक्टर भी जानेंगे, साथ ही साथ में भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने शुक्राणु की गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी रेट स्पर्म का बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि शुक्राणु का उत्पादन भी किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते वीडियो को, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शुक्राणु की गतिशीलता क्या कहलाती है। तो देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कि शुक्राणु गतिशीलता शुक्राणु कोशिकाओं को प्रभावी रूप से गति करने की क्षमता को संदर्भित करती है। कि जो शुक्राणु कोशिका होती है, स्पर्म भी तो सेल होता है ना, स्पर्म एक लिविंग सेल होता है, तो जो लिविंग सेल है स्पर्म, वो कितना मूव कर रहा है उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शुक्राणु की गतिशीलता। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि हम बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, सरल शब्दों में कहें तो वे कितने अच्छे से तैरते हैं। देखो, शुक्राणु के मूव करने को हम चलना नहीं कहते हैं क्योंकि उनके पास पैर नहीं होते हैं। शुक्राणु को हम बोलते हैं कि शुक्राणु क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। वो स्विम कैसे करते हैं? आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि शुक्राणु का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उनका हेड होता है, एक मिड पार्ट होता है और उनकी एक लंबी सी टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। तो उसी टेल की हेल्प से शुक्राणु क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि तैरते हैं। और वो कितने अच्छे से मूव कर रहे हैं, ये उनकी मोटिलिटी रेट होता है। और मतलब कितने नंबर ऑफ स्पर्म आपके मूव कर रहे हैं, क्या होता है? मोटिलिटी रेट होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई आदमी, जब कोई पुरुष एक बार, एक स्वस्थ पुरुष जब एक बार इजैकुलेट करता है तो पर इजैकुलेशन में जो सीमन बाहर आता है उसमें 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। और उन 15 मिलियन शुक्राणु में से कम 40% आपका क्या होना चाहिए? मोटिलिटी रेट होना चाहिए। अगर आपका मोटिलिटी रेट 40% से कम है तब आप ये कह सकते हैं कि आपके शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो बहुत ही खराब है, आपका स्पर्म का मोटिलिटी रेट बहुत ही खराब है। अगर किसी पुरुष का जो मोटिलिटी रेट होता है वो 40% से बिलो होता है तो उसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो आसानी से बेबी कंसीव नहीं कर पाते, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कारक हो और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, यह गति शुक्राणु के लिए अंडे तक पहुंचने और उसे निषेचित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर आप बात करें कि हमें शुक्राणु की गति क्यों चाहिए, तो शुक्राणु की गति हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर शुक्राणु में गति नहीं होगी तो अंडा बाहर थोड़ी आएगा स्पर्म से मिलने के लिए। जो शुक्राणु होगा उसे ही अंदर जाना पड़ेगा ताकि वो अंडे के पास जाए और अंडे को निषेचित करे। तो अगर शुक्राणु में मोटिलिटी रेट नहीं होगा, शुक्राणु आपका मूव नहीं करेगा, तो वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी हैपन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमको शुक्राणु की गतिशीलता चाहिए होती है। आगे लिखा हुआ है, जिससे यह प्रजनन क्षमता का महत्वपूर्ण कारक बनता है। महत्वपूर्ण कारक मतलब कि अगर उसमें मोटिलिटी रेट नहीं होगा स्पर्म का तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्पर्म का मोटिलिटी रेट होता है वो 40% होना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है, वरना इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रजनन क्षमता सही नहीं है, आपकी प्रजनन क्षमता में समस्या है, आपकी प्रजनन क्षमता में कमी है। अब बात करते हैं कारक कौन कौन से हैं, कौन से कारक आपकी शुक्राणु की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से आपके शुक्राणु की मूवमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आगे लिखा हुआ है, अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, जीवन शैली हो सकता है। जीवन शैली का मतलब सब कुछ होता है। आप धूम्रपान करते हो, आप शराब का सेवन करते हो, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका अच्छा खान पान नहीं है, आप व्यायाम नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, बहुत तनाव लेते हो, आपका रूटीन बिल्कुल सही नहीं है। सब कुछ किस में आता है? जीवन शैली में आता है। तो अगर आपका जीवन शैली खराब है तो 110% आपकी शुक्राणु की गतिशीलता और साथ साथ उत्पादन भी आपका प्रभावित होता है। उत्पादन मैंने आपको बताया कि पर ml में एटलीस्ट 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। और एक आदमी जब इजैकुलेट करता है तो बाहर जो सीमेन आता है वो तकरीबन 3 ml to 5 ml तक होता है। तो इतना तो उत्पादन होना चाहिए। इससे कम अगर आपका उत्पादन है तो भी आपको अपनी डाइट पे खास ख्याल रखना पड़ेगा, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है और बहुत ज़्यादा लो स्पर्म काउंट समस्या हो चुकी है आपकी, कि आपका जो स्पर्म है वो 0 स्पर्म काउंट हो चुका है या फिर थोड़ा बहुत अगर है भी, तो उस समय तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपकी जो स्पर्म का जो वो होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी बहुत कम होती है, तो उसको हम जीवन शैली को सुधार कर, हम व्यायाम करके, डाइट लेकर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आपका स्पर्म जो क्वांटिटी वो बिल्कुल 0 है तो उसको आप केले खाकर, आप अखरोट खाकर, आप सब्जियां खाकर उसे इंक्रीज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। आगे देखो लिखा हुआ है कि जीवन शैली को सुधार करके हार्मोनल असंतुलन अगर आपका हो रखा है
तो उस कारण से भी क्या होता है, आपका जो शुक्राणु की गतिशीलता वो प्रभावित होती है। हार्मोनल असंतुलन मतलब कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसे हम पुरुषों का, मेल का सेक्स हार्मोन कहते हैं, अगर आपका वो बहुत ही कम है तो उस कारण से भी क्या होता है, उस कारण से भी शुक्राणु की गतिशीलता पे प्रभाव पड़ता है। संक्रमण है, किसी तरीके का सूजन है, कहाँ पर संक्रमण और सूजन है, आपके प्रजनन मार्ग में किसी रास्ते में सूजन है या फिर संक्रमण है, तो 110% आपकी शुक्राणु की गतिशीलता को वो प्रभाव डालेगा। आगे कह रहा है आपको वेरिकोसील समस्या है या फिर आप तनाव लेते हो, तो ये सभी कारक हैं जो कि आपके शुक्राणु की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों पे आपको अपना कंट्रोल बनाना पड़ेगा। देखो आगे लिखा हुआ है किस तरीके से हम सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है धूम्रपान को बिल्कुल बंद कर दो, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और सिर्फ धूम्रपान नहीं, एल्कोहल वगैरह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्रजनन क्षमता पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आपका जो स्पर्म होता है ना, उससे डैमेज होता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने वजन का प्रबंध, बहुत ज़्यादा आप ओवरवेट हो तो आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवरवेट अगर आपको लगता है बहुत छोटी मोटी समस्या है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरवेट बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने आहार में जो मौसमी फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, जिंक युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इन सबको सेवन करना पड़ेगा। शुक्राणु के उत्पादन, मोटिलिटी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, सब चीज़ के लिए जिंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है पुरुषों के लिए, इसलिए पुरुषों के आहार में जिंक होना ही होना चाहिए। आगे लिखा है व्यायाम करना चाहिए आपको। अत्यधिक गर्मी से बचे। अत्यधिक गर्मी से बचने का मतलब ये है कि जो गर्म बाथटब में जो लोग स्नान करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए, बहुत ही टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मतलब कुछ टाइम समझ में आता है, बट अगर आप कुछ टाइम तक रिलैक्स दे सको तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शुक्राणु का उत्पादन होता है, उसके उत्पादन के लिए कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो आपके शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं। अगर आपका तापमान वो बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको शुक्राणु के उत्पादन में भी और उसकी गतिशीलता में भी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए गर्म तापमान से बचें। आगे लिखा हुआ है तनाव को कम करें। इन सभी जो उपाय मैंने आपको बताया, उन सबको अपनाकर आप अपने शुक्राणु की गतिशीलता में भी और अपने शुक्राणु के उत्पादन में भी आपको 110% लाभ मिलेगा। और बाकी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।